नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टीएमसी नेताओं की सीबीआई जांच, बंगाल में सियासी आंच। जी हां, पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। छापा पड़ा टीएमसी के नेता विनय मिश्रा के ठिकानों पर। विनय मिश्रा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इस छापेमारी के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है, जिसकी वजह से सियासी सरगर्मियां वहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि तस्करी के मामले में सीबीआई के छापे को लेकर भी राजनीति वहां पर तेज हो गई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कोलकाता के इस घर पर सीबीआई की टीम ने छापा डाला। देश की सबसे बड़ी एजेंसी पशु तस्करी की तार ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंची। ये घर टीएमसी नेता विनय मिश्रा का है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। विनय मिश्रा के घर समेत कई दूसरे ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई के एक्शन के बाद सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। टीएमसी यूथ विंग के वे जनरल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक जी के बिल्कुल खास हैं। वो उनका फाइनेंस मैनेज करते हैं। उनके यहाँ टीएमसी की रेड पड़ी है। और आज ये भी पता लगा मुझे कि अभिषेक जी के बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी पता लगा कि नवान में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। मुझे ये भी पता लगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ अधिकारियों से चर्चा की है। अब विनय मिश्रा इस सरकार में और संगठन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे पता लग रहा है कि सीबीआई की रेड लगने के बाद पूरी सरकार में हलचल मच गई। दरअसल हाल में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी के कथित किंगपिन और बीएसएफ के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में पता चला था कि भारत बांग्लादेश सीमा पर खूब पशु तस्करी होती है, जिसमें तस्करों को कथित तौर पर बीएसएफ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कस्टम अधिकारियों की मदद मिलती है। बहरहाल विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सूबे में सियासी हवाएं लगातार गर्म हो रही हैं। 2 दिनों पहले ममता बनर्जी ने बोलपुर में रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को चुनौती दी। ममता बनर्जी ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। রাজ্যপাল যা কাজ করছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। ওনারা যে লাফালাফি করছেন, রাজ্যপাল ঠিক কাজ করছেন। যদি সংবিধান না মেনে করে থাকেন তার জন্য অভিযোগ করার জায়গা আছে, ওখানে করুন। এই সরকার এখন মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, তাই শেষ কামড় দিচ্ছে। হিংসার মাধ্যমে সরকার টিকে থাকার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ এটা বেশি দিন সহ্য করবে না। जुबानी आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी नेता पर सीबीआई की कार्रवाई आग में घी का काम करेगी। बहरहाल पशु तस्करी के साथ साथ सीबीआई ने कोयला तस्करी को लेकर भी बंगाल में छापेमारी की। सीबीआई ने कोयला माफिया कहे जाने वाले 2 भाइयों के ठिकाने पर छापा मारा। कोलकाता से मनुक्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस छापेमारी को लेकर भी तूतू मैमे की राजनीति बंगाल में जोर पकड़ती हुई चली जा रही है और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। जयंतो घोषाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन विवेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही राज्यसभा के एमपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विवेक गुप्ता जी आपसे ही करते हुए, अगर पशु तस्करी के मामले में सीबीआई या फिर कोई भी जांच एजेंसी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, आगे बढ़ेगी, उसके बावजूद यहां पर टीएमसी को इतनी बेचैनी होती है, क्या दिक्कत है? अगर तस्करी के मामले में ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है तो इसको भी राजनीति से जोड़ा जाएगा। चित्रा जी नमस्कार। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं कि सीबीआई इन मामलों में क्यों चुप है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीएस येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, रमेश पोखरियाल, नारायण राणे, क्योंकि ये लोग बीजेपी में जा चुके हैं दूसरी पार्टियों को छोड़कर, इसलिए सीबीआई इनके केसों को भूल चुकी है और सिर्फ हमारे केस याद है। अगर ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? शुभेंदु जब तक आग में थे तब तक दूध के धुले हुए थे, अब बीजेपी में चले गए तो फिर वो दागदार हो गए।
आपने भी तो बहुत मैं तो मनाने की मैं तो- कोशिश की ना उनकी, मैंने तो जब वो नहीं माने तो फिर अब उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी, मैंने तो थोड़ी दिन पहले ही कहा था ना, ये बीजेपी में एक नया शुद्धिकरण ड्राइव चल रहा है। हाँ। जो बीजेपी या केंद्रीय में दागदार माने जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, अचानक उनके सारे दाग धुल जाते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनको राजनीतिक हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। और जांच पड़ताल का हमेशा स्वागत है, केंद्र जांच पड़ताल में जितनी जांच पड़ताल करना कर ले। ये क्या है, द्वारे सरकार कैंपेन का जो सक्सेस मिला उससे बीजेपी बौखला गई। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जो बीजेपी ने मांगी थी कि यहाँ चुनाव कब होने चाहिए, मतलब म्युनिसिपैलिटी चुनाव कब होने चाहिए, उनका वकील नहीं जा रहा है। तो बीजेपी अब जब बोलते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत हो गया है। और अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह से ममता को डराओ, वैसे प्रेशर कर दो, और जफर उनके ये इस्लाम सब चालें साहब, नाकाम होने वाली है। बीजेपी के लिए स्थिति बंगाल की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है क्या, जो आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं? जैसे जब हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनके दाढ़ी में तिनका है इसलिए इनको इस तरह की बातें लग रही हैं। जो चोर के दाढ़ी में तिनका होता तो इस तरह की बातें कहता है। हकीकत तो यह है कि पूरा प्रदेश देख रहा है कि जिस तरह की सरकार इनकी रही है, जिस तरह से इन्होंने गबन किया है, जिस तरह से इन्होंने कितने काम किए हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर वो अपना काम करती है तो करने दीजिए। आप अगर दूध के धुले हैं, आपने कोई गलती नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया है, कोई गबन नहीं किया है, तो आप चुप रहिए, कहिए एजेंसी करना है जो कर ले, उसके पास कोई रिकॉर्ड है, एविडेंस है तो उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। हम तो दूध के धुले, हमें कुछ नहीं होगा इसलिए कि हमने कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन वो नहीं कह सकते आप, इसलिए कि आपको मालूम है कि आपने कितना करप्शन किया है यहाँ पर। आप अरे तो आपको शुद्धिकरण कर देंगे, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उसको काम करने दीजिए। उनको जब आपने करप्शन किया तभी घबरा रहे हैं। नहीं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको पता है ना, आपको पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि आपने करप्शन किया है। अरे भाई, अगर घोटाला करोगे तो क्या आपको एजेंसी ना आपके पास आए? आप ये चाहते हैं एजेंसी का आपका चेहरा देखती रहे, आप घोटाला करते रहो। अभी आपने सुना हमारे सीनियर लीडर कैलाश जी क्या बोल रहे थे कि आपके हड़गड़ाम मच गया है, आपके यहाँ पर हड़गड़ाम मच गया। क्यों? इसलिए कि समझ में आने लगा है कि हालत अब गंभीर है, जमीन भी खिसक गई है। और नहीं, जमीन भी खिसक गई है, जनता भी दूर चली गई है, विश्वास भी खो गए हैं, और अब जो है जो बचा कुचा माल भी था, ये सवाल भी तो महत्वपूर्ण है ना कि अब चुनावों की तारीख चूंकि धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है, तो फिर आपकी नजर भी पश्चिम बंगाल पर है, और चुन चुन कर उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जाए जो ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हों। क्योंकि इसके ठीक पहले हम सब ने देखा था शुभेंदु अधिकारी का जो घूसखोरी वाला वीडियो था, कैसे आपने बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल से हटाया जब वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो सवाल तो बीजेपी पर उठेंगे ही कि मौका देकर सीबीआई को भी आगे किया जा रहा है। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी मैं आपको कह देना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जब जो ऑब्जर्वेशन कांग्रेस और यूपीए के समय आया था, केज पैरेड, पिंजड़े में बंद सीबीआई। अब अभी ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है इसलिए कि हम इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपना काम करने देते हैं। ये इससे इलेक्शन से कोई लेना देना है। इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो, कभी ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन हो, 5 साल बाद हो, लेकिन उससे कोई लेना देना। सीबीआई अपना काम करती रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब उस वक्त भी सीबीआई काम करेगी और आज भी काम करेगी। लेकिन नया तो नहीं है इन्हें समझना चाहिए। लेकिन टाइमिंग आपकी बहुत सटीक नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो फिर अरे चित्रा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई नई चीज अगर करप्शन किया है, जो घोटाला नहीं करेगा उसको क्या डर होगा? सीबीआई आए या कोई भी आए, इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डर तो आपको इसलिए कि आपने गबन किया, महत्वपूर्ण है ना कि जो घोटाला नहीं करेगा फिर उसको डर काहे का? फिर इतना बवाल क्यों मचा है पश्चिम बंगाल में? जयंतो घोषाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? उन तक आवाज नहीं जा रही है। विवेक गुप्ता जी जल्दी से, ठीक है, ये सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं? जी जी, जयंतो दा बोलिए आप। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि
हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं तृणमूल के स्पोक्समैन नहीं हूं, पार्टी स्पोक्समैन नहीं हूं, जी जी। ना मैं बीजेपी के स्पोक्समैन हूं। मैं एकदम जैसे पत्रकार के नाते मेरा पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है और काम करना देना चाहिए, जरूर करना देना चाहिए। हाँ। और उसमें अगर कोई शिवसेना लीडर सामना एडिटर के वाइफ के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन हो, या आज अभिषेक बनर्जी के क्लोज माना जाता है ये शिकायत लेके जो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो छापा मारा उसमें सीबीआई का स्पोक्समैन अभी तक बयान नहीं दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का पूरा लंबी बाइट क्या क्या सीबीआई कर रहे हैं और कहां कहां छापा मारा, क्या क्या हुआ है, अभिषेक बनर्जी के घर में क्या सिक्योरिटी दिया गया है, तो पूरा जो सीबीआई का ब्रीफिंग वो हम कैलाश जी से मिल रहा है। जैसे चित्रा जी आप टाइमिंग के बात कर रहे हैं ना कि चुनाव के पहले ये जो टाइमिंग है, इसमें एक जनरल परसेप्शन ये हो रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, जितना सीबीआई का मुद्दा है उससे ज्यादा राजनीतिक मुद्दा है। अभी राजनीतिक मुद्दा पे आप ममता बनर्जी के खिलाफ करप्शन का जो आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में परसेप्शन है कि ही इज ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन पर्सनली, ममता जी के बारे में भी एक लार्जर देन लाइफ बंगाल में इमेज है। इसीलिए देखिए कैलाश जी बीजेपी के जो स्टेट लीडर्स भी है वो भतीजे में गए हैं, कह रहे हैं कि हवाई चप्पल के पीछे भतीजे के बारे में क्या हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी सफलता मिलेगा या नहीं वो अलग बात है। पर्सन आकर जांच के बारे में क्यों देश को ब्रीफ करें, पहले तो वो अपनी जांच पूरी करे ना। ये तो काम नेताओं का है, नेता कर रहे हैं, फिर इस पर दिक्कत किस बात की है? तो सीबीआई ब्रीफ नहीं कर रहे हैं और हमें ब्रीफिंग मिल रहा है बीजेपी के तरफ से कि क्या सीबीआई कर रहे हैं। और वो चुनाव के पहले ये इशू जो है, ये भ्रष्टाचार का इशू चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। हाँ। लेकिन ये उल्टा ना पड़ जाए, मतलब ये विक्टिम स्टेटस, जैसे अगर मान लीजिए अभिषेक बनर्जी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ये भी सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई सीबीआई का कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए अभिषेक बनर्जी को कल घर में छापा पड़ा और ये अभिषेक बनर्जी को पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि गेट रेडी फॉर अरेस्ट, तो ये उल्टा ना पड़ जाए कि आप उनको विक्टिम स्टेटस ना दिया जाए। तो इसीलिए पॉलिटिकली ये इसे चैलेंज फॉर ममता, नो डाउट ऑफ इट, ये चैलेंज। लेकिन ये चैलेंज जो है, ये स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी, मुझे इसमें ज्यादा सीबीआई का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी को, अगर इस पूरे मामले में वो ज्यादा उछलकर आगे बढ़ती है तो। विशाल मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार भी हैं। आरएसएस ने भी पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों में बहुत ज्यादा काम किया है, जाहिर तौर पर कि आरएसएस की मजबूती बीजेपी को वहां फायदा पहुंचाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो बातों जयंतोदा इस वक्त कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पूरे मामले को तूल देना और ममता बनर्जी की जिस तरह की छवि दागदार नहीं है वहां पर, बेदाग है वो, तो वो उल्टे ना पड़ जाए दूसरी पार्टी को। देखिए चित्रा जी, बातें बहुत स्पष्ट हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और सांच को आंच गया। आपने अगर कुछ किया ही नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सीबीआई है, अपनी संवैधानिक संस्था है, अपना कार्य कर रही है। लेकिन यह कह देना कि पॉलिटिकल राइवलरी, मुझे इसमें कतई कोई 1% का भी सच नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल राइवलरी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीएमसी को देखना पड़ेगा कि टीएमसी का जो कारनामा है, जो टीएमसी का कार्यकाल है, देखिए वो 3 ही चीजों के लिए पश्चिम बंगाल में जाना जा रहा है। नंबर 1 तानाशाही, नंबर 2 तुष्टीकरण, और नंबर 3 तोलाबाजी। आप देखिए वहां पे किस तरीके से 3 काम किए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का टूल बना दिया गया है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, और जो करप्शन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अभी आप देखिए इस कोविड महामारी के दौरान भी राज्यपाल साहब की रिपोर्ट आई थी, वहां पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट को खरीदने पर भी सवाल उठाए गए थे, वहां पे भी एक कमेटी बनी थी। अगर आप देखें तो मेट्रो डायरी का स्कैम था, जो बंगाल सरकार तो राज्यपाल के ऊपर ही सवाल खड़े करती है, वो कहती है कि दिल्ली से संचालित होते हैं राज्यपाल बंगाल में। अब देखिए चित्रा जी, ये तो उनकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच है। आप ये बताइए कि ये कहाँ का नियम है? ये आप ये देखिए, ये हमारा वही बंगाल का भद्रलोक है जहाँ पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस की जो जमीन है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, आज उसको महज एक तुष्टीकरण के नाते किस रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप जा देखिए तो
अभी आपके टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि जो द्वारे द्वारे स्कीम चल रहा है, मैं तो पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा कि अब की बार जनता पश्चिम बंगाल की वारे न्यारे कर देगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल मर्डर किए जा रहे हैं, आप देखिए 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। अगर कोई विधायक भी मारा जाता है तो उसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ आपको मतलब जरा देखिए ना, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब जहां पर बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग सेफ नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर हमला हो जाता है, तो क्या ये बताइए कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो क्या हर्ष जिस होता? अधिकारी तो पर कॉमन आरोप मैन लगते कहाँ हैं कि जाएगा? उसने स्थिति को कॉमन मैन संभाला कहाँ नहीं, उसका जाएगा? प्रमोशन कर दिया जाता है। विवेक गुप्ता जी जवाब हाँ, दीजिए। आप- लेकिन ये भ्रष्टाचार तो के मामले में जबरदस्ती भी है जिसको- सांच को आंच किया। विवेक गुप्ता जी, अगर दागदार नहीं है, बेदाग है, तो जांच चलेगी, उसके बाद छूट कर आ जाएंगे, लेकिन दाल में कहीं काला तो नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा तूलबाजी पूरे मामले को दी जा रही है। चित्रा जी, कोई तूल नहीं दे रहा, जितनी जांच करनी है कर लीजिए। और ये आज कोई नई जांच तो हो नहीं रही है। 2014, 2016 जब हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, मतलब कोई ना कोई जांच कराता ही रहता है। 2016 में भी किया था, 2019 में, पिछले साल में भी सीबीआई के दफ्तर जबरदस्ती हमारे अफसरों के यहाँ पे जाके छापामारी कर रहे थे। किसी ने रोका उनको? एक इंस्टेंस बता दीजिए जहाँ किसी ने उनको रोका। जब उनकी मर्जी होती, जहां मर्जी होती है वो कर लेते हैं। जब कानून वो तोड़ते हैं, हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और हम न्यायपालिका के आगे समर्पित हैं। तो अगर केंद्रीय एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा, वो अपना काम करते रहे। हाँ, अगर वो यहाँ के राजनीतिक प्रोसेस में दखल अंदाजी करेंगे, चुनावी रूप में अगर दखल अंदाजी करेंगे, तो हम चुनाव में न्यायपालिका का कहाँ दरवाजा दखल अंदाजी हो रही है? 5 महीने बाकी हैं चुनाव में, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट की भी, तारीखों की घोषणा तो अभी बाद में होंगी। चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ, हाँ। यहाँ बड़ा सिंपल सा आप सूची बना लीजिए। जिन हमारे पार्टी के जिन लोगों को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है, उनके ऊपर अचानक ईडी, एसएफआई, सीबीआई, अगर अलग अलग तरह के केंद्रीय एजेंसियों के कोई ना कोई केस खड़े हो जाते हैं और उन पर प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। उल्टा जो बीजेपी में चले जाते हैं, मुझे खत्म, जो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके यहाँ जो चालू मामले हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, ये जो इक्वेशन है, ये आज तक समझ नहीं पाया मैं। जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। और हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था 294 का ख्वाब तो छोड़िए, पहले 30 सीटें जीत कर दिखाइए। कहीं उस चैलेंज को गंभीरता से तो नहीं ले लिया बीजेपी ने? लगा कि जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो चलो इस छापेमारी के जरिए ही आगे बढ़ा जाए। ना चित्रा जी, देखिए, ये सवाल तो आपको करना चाहिए ममता बनर्जी और उनकी टीम से। हकीकत तो यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वहां जमीन खिसक चुकी है। वहां पर ममता बनर्जी को लोगों का जो पहले विश्वास प्राप्त था, वो विश्वास खो चुकी है। अब लोगों ने मन बना रखा है, वहां सरकार बदलनी है, वहां लॉलेसनेस जो है उसको अब जो है खत्म करना है। अब एक ऐसी सरकार लानी है जो बिलीव करती है कुछ अच्छे गवर्नेंस मॉडल पे, जो चिंता करती है वहां के रहने वालों पे, वो अपने भाई भतीजे के चक्कर में नहीं रहती है। ऐसी सरकार जो बहुत अपने प्रदेश के लोगों के बारे में चिंतित रहनी चाहिए। लेकिन ऐसे अफसोस की बात है चित्रा जी कि इन लोगों ने एजेंसी के आड़े में इस तरह की बातें की। ये भूल रहे हैं कि एजेंसी तो उसके पास जाती है जिसने करप्शन किया है। भाई, अगर करप्शन करने वालों को आज आप प्रोटेक्शन क्यों देने के चक्कर में रहे? कल तक आप जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं जितने भी गुंडे एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन। अब उससे बाद अब अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स पे वहां आपकी पुलिस है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो किसी के इसमें नहीं है, ना सेंटर ना स्टेट, उसका काम है कि गलत जहां हो रहा है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो अगर इन्वेस्टिगेशन करती का घूसखोरी वाला वीडियो क्यों हटा दिया था जफर इस्लाम साहब जब शामिल हो गए बीजेपी में? तो देखिए चित्रा जी, मैं आपको बड़े खुले अंदाज से कह रहा हूं, सुनिए, मैं बड़े खुले अंदाज से एक बात कह रहा हूं। आप देखा, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या बाहर हो या किसी पार्टी से ज्वाइन किया है, अगर सीबीआई केस अगर जो ऑलरेडी प्रूफ नहीं हुआ है लॉ ऑफ द लैंड में कि वो किसी इसमें जो है फंसा हुआ है या किसी चीज से उसने गलत काम किया है, वो उस वक्त तक वो अधिकार है उसको किसी भी पार्टी में रहने का। जैसे वो टीएमसी में थे तो टीएमसी में अच्छे थे और बीजेपी में आ गए तो खराब होने लगे। ये बता रहे, उनसे पूछ रहा हूं मैं कि टीएमसी में तो कल तक उनके गुणगान गा रहे थे कि इसलिए कि उनके पिलर थे। अगर वो पिलर इधर आ गए
तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि पिलर, उनको पिलर नहीं दिख रहा, कुछ और ही दिख रहा है। तकलीफ तो है कि ये जांच गलत उनकी मानसिकता क्यों नहीं है। हो मैं रही कह रहा है? हूं अगर उनकी भी इन्वेस्टिगेशन, जांच तो कर लीजिए। इन्वेस्टिगेशन होगा अपने हिसाब से होगा। अरे जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अपना टाइम लेगी, अपने हिसाब से होगी। एजेंसी तो मैं तो एजेंसी नहीं हूँ, पार्टी हो। अगर वो तो यही टीएमसी में कोई रह सकता है तो बीजेपी में क्यों नहीं रह सकता? मैं ये पूछ रहा हूँ, जहां तक केस का सवाल है वो एजेंसी कर रही है। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप टीएमसी में वो थे तो आप तो उसका नहीं, आप उनका गुणगान गा रहे थे। अगर बीजेपी में है तो आप उनको बुराई करने लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके वहां एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कल भी कर रही थी, आज भी करेगी। कोई गिल्टी पाएगा तो आप देखिए हमारे पार्टी से विवेक गुप्ता जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, आरोप बेहद गंभीर हैं। पशु तस्करी और कोयला चोरी के आरोप लगे हैं। किस तरह से बचाएंगे आप अपने नेताओं को? और अगर कोई भी दिल्ली से जांच एजेंसी या फिर वहां की भी एजेंसी जो सेंट्रल से जुड़ी हुई है वो मामले की तफ्तीश किसी भी मामले पर करे, टीएमसी के नेता बौखला जाते हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पहले भी जब जब ऐसा हुआ है तब तब कभी ममता बनर्जी सड़क पर धरने के लिए आ जाती हैं, कभी रात में बैठ जाती हैं, उसके बाद सीधे केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती हैं। मतलब पश्चिम बंगाल को छोड़ दे जांच एजेंसियां, पश्चिम बंगाल में अगर जांच करने के लिए जाए तो पहले ममता दीदी के सामने हाथ जोड़ें कि नहीं इन नेता को दे दीजिए इनकी मामले की जांच। ऐसा कहीं होता है क्या विवेक गुप्ता जी? ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं, ये आप लोगों के दिमाग का उपज है। हाँ। केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष अगर हैं, अपना निष्पक्ष रूप से जांच करे, कोई उनको उनके रास्ते में नहीं आता है। और जहां तक मैं आपने कहा एक बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारी पार्टी में अभी पिछले साल में कुछ लोगों को इसलिए निकाल दिया गया, पद से हटा दिया गया क्योंकि वो करप्शन कर रहे थे। तो दीदी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के लिए। मुझे बात खत्म करने दीजिए। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता अगर ये पाया गया कि उसने पशु तस्करी ऐसा घिनौना काम किया है या कोई और ऐसा काम किया जो कानून का उल्लंघन है, तो दीदी खुद उसको सजा देने के लिए तत्पर रहेगी, उसमें एक कदम भी पीछे नहीं उठाएगी। हमारी पार्टी से भी जो सरकारी रूप में, जो कानून के रूप में उसको सजा मिलनी हो तो मिलेगी। हमारी पार्टी से भी उसको शुभेंदु अधिकारी के करप्शन के मामले को लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। 10 दिन पहले जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, एक सेकेंड, उसके पहले अभिषेक बनर्जी, आपकी पार्टी के एमपी, आपके चुनावी रणनीतिकार, सब लोगों ने जाकर उनको मनाने की कोशिश की थी। जब वो नहीं माने, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अब आप लोगों को उनका करप्शन दिखाई दे रहा है। उसके पहले वो दूध के धुले हुए थे। क्यों नहीं हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। तो ये बात जब टीएमसी में थे तब बोलते ना, टीएमसी से बाहर कर दिए होते और बोलते क्या कि पूरे मामले की जांच की जाए, शुभेंदु अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं। जांच तभी भी मांग रहे थे। आपने शुभेंदु अधिकारी के लिए जांच की मांग कब की? जांच तो हमने सभी की जांच करी ना। अरे केंद्र एजेंसी जो है, जो मामला उठाती है उस पर जांच जरूर करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मगर जांच क्या होता है, सब सिलेक्टिव। कोई मामले 7-7 साल से पेंडिंग रह जाते हैं। आज ये मैं मतलब बहुत श्रद्धा के साथ विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीबीआई उनके घर भी जांच करने गए, तो इससे क्या वो गिल्टी हो गए? आज होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनसे भी पूछताछ करना, जांच करने का मतलब क्या गिल्टी हो जाता है? तिलमिलाहट तो ज्यादा दिखाई देने लगती है ना, मोर्चा खोल लेती है टीएमसी कि क्यों आ गए पश्चिम बंगाल में, इजाजत क्यों नहीं ली, हमारे ही नेताओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें तो वहीं से ज्यादातर आती हैं। अरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए, जो भी आपका कानून का पद्धति है वो फॉलो करिए। और हाँ, कहीं ना कहीं ये महक तो जरूर आ रही है, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले कहा, सीबीआई तो कंफर्म भी नहीं कर रही कि रेड हुआ है, मगर भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता जो है उसके ऊपर पूरा कसीदा पढ़ दे रहे हैं। उन्होंने तो दोषी भी करार कर दिया है। मतलब भाई, थानेदार भी आप, जज भी आप, सजा देने वाले भी आप। जफर इस्लाम साहब, आप ही को करना है तो इस देश में कानून व्यवस्था की कहां दरकार रह जाती है फिर? जब पहले ही बीजेपी के नेता कूद कर सीबीआई की जुबान बोलने लगेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर खड़े ही होंगे। और एक और सवाल विवेक गुप्ता जी ने यहां पर खड़े किए हैं। देखिए, पहले तो तोड़ मोड़ कर उनकी पार्टी के नेताओं को शामिल कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, जब उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो फिर उनके मामले को लेकर जांच करवा दे रहे हैं। कहीं यह स्थिति तो नहीं बीजेपी में बनती हुई चली जा रही है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर, जैसे जैसे वहां पर चुनावी तारीख, हालांकि अभी चुनाव आयोग की घोषणा नहीं की गई है, मई के पहले हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तू डाल मैं पात, यही राजनीति बीजेपी और टीएमसी के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है।
जैसे को तैसा वाली राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। पशु तस्करी और कोयला चोरी के मामले में टीएमसी के नेता के घर पर छापेमारी। सीबीआई ने क्या की? ममता बनर्जी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीजेपी पर सीधे हमला किया जा रहा है कि बदले की राजनीति के तहत और चुनावों में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तुच्छ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी के अपने आरोप हैं। लेकिन इन सब के बीच जफर इस्लाम साहब, जयंतो घोषाल मैं आपके पास भी और विशाल मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके ठीक पहले जरा मैं दिलीप घोष जो आपके भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान ले लेती हूं। उनकी ओर से कहा गया है हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाएं युवा। तस्करी का मामला तो एक है, इस पर और भी सवाल है जिसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं? हथियार उठाने के लिए युवाओं को वो उकसा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं, देखिए, मैं 2-3 बातें कहता हूं। ममता बनर्जी की सरकार का इतिहास देखिए तो पॉलिटिकल वायलेंस जो है उनका मंत्रा है। ऑपोजिशन पार्टीज, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन पार्टी में कहीं और नहीं है। हम महाराष्ट्र में हैं, हम राजस्थान में हैं, हम कहीं और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस का हम लोग को वहाँ पर फेस करना पड़ता है, जिस तरह से हमारे 108 से ज़्यादा कार्यकर्ता मौत की घाट उतार गए हैं, आए दिन हमला होता है, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे में सेल्फ डिफेंस के बारे में वो बात कर रहे थे। पूरी बात अगर उनकी आप देखिएगा तो सेल्फ डिफेंस यही सिखाया जा रहा है। आंख के बदले आंख अगर लेती चली जाएगी दुनिया तो उसका हर्ष जानते हैं आप। नहीं, और पश्चिम बंगाल देश के बाहर है कि देश के भीतर है? अगर इतनी स्थिति वहां पर खराब हो गई है तो ऐसे उकसाया जाता है क्या? अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, वो मारने के लिए नहीं। हम तो पिटते जा रहे हैं। बंगाल में तो हमें मारा जा रहा है, ममता बनर्जी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में क्या चित्रा जी आप ये नहीं कहेंगी देश का कानून आपको इतना तो आपको अधिकार देता है कि अगर तुम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो अपने आप को बचाओ। खुद ही लाठी डंडा और बंदूक लेकर थोड़ी ना चले जाएंगे मैदान में। नहीं, हम ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आपको अटैक हो तो आप अपने आप को बचाइए। उनका ये नहीं कह रहे बंदूक ले लिया। अरे भाई, बचाने का मतलब है कि आप किसी तरह से अपने आप को बचाइए, ये उनका कहने का मतलब। हकीकत तो यह है कि देखिए जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उससे समझ में आता है कि वहाँ जो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसकी दुर्दशा हो चुकी है। बिल्कुल लॉलेसनेस है वहाँ पर। बिल्कुल वहाँ पर जो है एक बेस्ट फिट जो केस होता है ना आर्टिकल 356 को इन्वोक करने का, वहाँ पर वो बेस्ट केस है। लेकिन हमारी सरकार इस तरह के विंडिक्टिव अप्रोच कभी नहीं रखती है। इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम बराबर बढ़ावा देते हैं और इसलिए डेमोक्रेसी पे हमारे विश्वास है। और मुझे विश्वास है वहाँ की जनता पे कि वो जनता ऐसे खराब हालत में जहाँ पर आप प्रेसिडेंट रूल इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे में भी हमारे घोषाल जी स्थिति तो खराब कर ही दी है ना, ये बात तो सच है पश्चिम बंगाल की। और राजनीतिक हत्याओं का कितना लंबा दौर चला है, अभी भी रुक नहीं रहा। बीजेपी के कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, इस बात में भी सच्चाई है। फिर वो क्या करे? अगर वहां की पुलिस प्रशासन, वहां की व्यवस्था इन्हें सुरक्षा नहीं देगी तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? चित्रा जी, मैं आपके साथ इस मामले में सहमत हूं कि जो हिंसा है वो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा ज्यादा होता है। आज नहीं, सीपीएम के जमाने में भी देखा, कांग्रेस के जमाने में देखा। यूपी बिहार में जैसे जाति के आधार पर दंगा फसाद होता है, पश्चिम बंगाल में कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस कम, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस ज्यादा होता है, मानता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि दिलीप घोष जैसे बातें कर रहे हैं और वो प्रमुख नेता है, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट है, तो क्या इसको प्रोवोकेशन तो भी हो सकता है? और उसमें आप वायलेंस को सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हथियार लेना शुरू कर देंगे तो उसमें चुनाव के 3 महीने पहले ऐसे बोलना भी उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा कि दिलीप घोष के साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब संबंध है, कोई नथिंग पर्सनल, लेकिन अगर चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीतिक हिंसा शासक दल करते हैं, चित्रा जी आपका अनुभव बहुत है, आप बहुत इस इशू में इसके पहले भी आप प्रोग्राम किए हैं राजनीतिक हिंसा के ऊपर। मैं ये मानता हूं कि रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है, लेकिन अगर उसको कॉम्बैट करने के लिए भी आप हिंसा का मॉडल ले आएंगे, प्रोवोकेशन करेंगे, तो लोग आपको चुनाव में जीता के फिर से आपको कहेंगे। और भाजपा के जो कल्चर है दूसरे राज्यों में कभी वायलेंस का जो मॉडल नहीं होता है, वो पश्चिम बंगाल में आप आरएसएस वायलेंस प्रमोट करेगा, ये भी छवि जो है
वो पश्चिम बंगाल में ऑल्टरनेटिव छवि नहीं हो सकता है। तो उसमें मैं कहूंगा कि ये भी प्रोवोकेशन देने वाला पॉलिटिक्स भी बीजेपी का मॉडल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उसको भी मुझे लगता नहीं है कि मोहन भागवत जी, अमित शाह जी इसको बहुत सपोर्ट करेंगे। दिलीप घोष जो बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वोकल टॉनिक देने के लिए, कि लगता है कि आपके पास संगठन नहीं है तो तृणमूल को कॉम्बैट करने के लिए थोड़ा वोकल टॉनिक दे रहे हैं। लेकिन ये संस्कृति जो है, हिंसा का संस्कृति को भी प्रमोशनल एडवांटेज हो जाता है, वो उचित नहीं है हमारे लोकतंत्र के। चित्रा जी अभी जो सज्जन ने ये बात कही है जयंतोदा ने, मैं आपको बताना चाहूंगा जयंतोदा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंसा में कतई विश्वास नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप मुझे ये बता दीजिए कि पहला प्रश्न ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां बंगाल में क्यों पनपी? क्या ये हमारा वही बंगाल है जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया था? आप याद करिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके पीछे रिस्ले ने क्या लिखा था कि बंगाल इज द नर्व ऑफ द नेशनलिज्म, और हमें सबसे पहले इसको तोड़ना होगा। आप वो बंगाल जिसने सांस्कृतिक चेतना राष्ट्रवाद को जन्म दिया, आज आपने वहां पर राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को जन्म दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल्योर है, मूक दर्शक बनी पुलिस खड़ी रहती है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा टीएमसी के प्रवक्ता से, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का क्या रेशियो है? व्हाट इज द कन्विक्शन रेट? ओनली 5.3%। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2018 की, 54 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं और हाईएस्ट पश्चिम बंगाल है। 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। अब तक चार्जशीट कितने लोगों के खिलाफ आपने जो है आरोप पत्र दायर किया है? नहीं हुआ। क्या है चित्रा जी? विशाल मिश्रा जी, इन लोगों का यह भी कहना होता है कि दरअसल कोई व्यक्तिगत मामलों में आपसी रंजिश का भी मामला होता है, तो टीएमसी बनाम बीजेपी की पॉलिटिक्स बताकर माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है इस तरह के मामलों। चित्रा जी, तो मेरा इन लोगों से प्रश्न है कि इन्होंने चार्जशीट तो इनको दाखिल करना चाहिए। देखिए, ईमानदार होना ही काफी नहीं है, आप ईमानदार होते हुए दिखे भी, आप केवल बयानबाजी कर देते हैं। किस प्रकार के ममता बनर्जी जी ने आदरणीय जेपी नड्डा जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, कैसे कैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया था, मैं यहां पर उसको नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कोई भी गरिमा भरे व्यक्ति ऐसे प्रकार के शब्दों को उल्लेख नहीं करना चाहेगा। और रही बात अगली चित्रा जी, पहला और आखिरी प्रश्न ये उठता है कि आप हमें ये बता दीजिए, आपने कुछ किया नहीं है, आप करप्टेड नहीं है। अरे भाई, तो आप किसी भी इंक्वायरी से क्यों बचते हैं? हाई कोर्ट कहता है कि आप इंक्वायरी करवाइए, ऑडिट कराइए, आप ऑडिट नहीं कराते। अम्फान तूफान का आपको याद होगा। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये आखिर चल क्या रहा है? जब से आप देखिए पिछले 5-6 सालों में मेट्रो डायरी का घोटाला का रिपोर्ट आया, हल्दिया पेट्रोकेमिकल की बात आई, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन की बात आई, हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या ये हमारा वही बंगाल है? ये तुष्टिकरण की राजनीति के नाते रोहिंग्याओं को आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उनको भारत का नागरिक बना दिया, बाकी लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, तो आप बाहरी होने की बात करते हैं। अरे अरविंदो घोष जी ने कहा था चित्रा जी कि हिमालय हमारा मुकुट है और विंध्या हमारी मणिमेखला और पूरब और पश्चिम के घाट हमारी जंघाएं हैं और मैं भारत हूं। ये वो अरविंदो घोष जी का बंगाल है। आप यहाँ पे अंदर और बाहरी की बात करते हैं। रोहिंग्याओं को तो आप साल्ट लेक में बसाते हैं। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, साल्ट लेक में रोहिंग्या कहां से आए भाई? कहां से बस गए? आपने उनको रोकने के लिए क्या किया? और आज यहाँ पे कोई प्रचार करने जाता है तो आप अंदर बाहरी और अंदर होने का जो है आप जो है स्टेटमेंट जारी करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें इनकी ओर से कही गई हैं, लेकिन विवेक गुप्ता जी, एक बार फिर से जरा घोटाले वाले सवाल पे भी मैं आ जाती हूँ, इसका भी जवाब इसके साथ ही आप दीजिएगा। देखिए, जिस घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज छापेमारी की है ना, इस पूरे मामले में या फिर जो कोयला मामला हो गया, पशु तस्करी का मामला हो गया, इसमें कई अधिकारियों पर इसके पहले गाज गिर चुकी है, यानी कि तफ्तीश कई महीनों से लगातार जारी है। सीबीआई है मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन चूंकि आज आपके नेता का नाम सामने आ गया है तो आप लोग तिलमिला गए हैं। विशाल मिश्रा जी की भी बात का जवाब दीजिए और मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा, मुझे खाली है आप वक्त दे बोलने के लिए। सबसे पहले कि अभी मिश्रा जी ने कहा ना कि एनसीआरबी का रिपोर्ट, मैं अभी मैंने अपने फोन पे एनसीआरबी का रिपोर्ट खोला, उसमें लिखा है कलकत्ता अमंग सेफेस्ट सिटीज फॉर वुमेन। तो खाली क्या अपने फैक्ट चेक कर ले बोलने के पहले। 2018 की रिपोर्ट देखिएगा मानव, और ये गृह मंत्रालय के फिगर। सर, जब आपने कहा तो मैंने आपको टोका नहीं। सर, आप मुझे कहने दीजिए मेरी बात को। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, एनसीआरबी के फिगर्स है, कलकत्ता को सबसे सेफ माना गया है महिलाओं के मामले में, नंबर 1। नंबर 2, घोटालों में आपको चित्रा जी पता नहीं कहां से आपको ये लोग बता रहे हैं कि टीएमसी तिलमिलाई हुई है, दीदी तिलमिलाई हुई है। हम लोग कोई भी देखिए, कैलाश जी शायद
टीवी में बोल रहे हैं कि मैंने सुना है नवबंधों में बैठक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब सुनी सुनाई बातें हैं। यहाँ सरकार अपना कामकाज कर रहा है, दीदी अपना कामकाज कर रही है, हमारे सर पे चुनाव है, हम लोग उसकी तैयारी में पूरी रूप से जुटे हुए हैं, कोई तिरमिलाहट नहीं है। सीबीआई एक एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, भारतवर्ष के संविधान में कानून के तहत बनी हुई एजेंसी है, हम उसका सम्मान करते हैं। भले ही कभी कभी ये संदेह जरूर होता है कि ये राजनीतिक ट्रोडिंग पर या राजनीतिक चाबी भरने से काम कर रही, फिर भी तो विनय मिश्रा के ठिकानों पर अगर छापेमारी हो रही है तो ठीक है ना, इसका तो खुले दिल से स्वागत कीजिए। स्वागत क्या करना है, सीबीआई को जहां उचित लगेगा वहां छापे तो फिर क्यों बता रहे हैं कि चूंकि वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, यूथ विंग से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है? अरे वो उनकी, देखिए, जो उनकी पहचान है वो उनकी पहचान है। आज मेरी पहचान, चित्रा जी आपकी पहचान बदल नहीं जाएगी। कल सीबीआई आपके आ जाएगी तो यही कहा जाएगा ना कि चित्रा जी एंकर आज तक, विवेक गुप्ता के आ जाएगा। मेरे घर क्यों सीबीआई को भेज रहे हैं, आप अपने घर ही लेकर जाइए। ठीक है, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरे घर में आएगी तो बोला जाएगा ये तो जो हमारी पहचान है, उसको पहचान है, पहचान को तो हम मिटा नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि तृणमूल ना तो बौखलाई है ना वो, एक बाहरी शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया, मैं उसको साफ करना बहुत जरूरी है। दीदी ने खुद कहा है, बार बार हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि भारत में एक संविधान है, एक गणतांत्रिक देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है। कलकत्ता का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में जा सकता है, और मैं बहुत दावे और खुले मन से कह रहा हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक कलकत्ता में आ सकता है। फिर आप नहीं, उनको भी समझा हुआ है, मगर जब हमारे बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, इसीलिए मैं उस पर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। हाँ, हमारा बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई क्यों चल रही है पश्चिम बंगाल में? जब दिल्ली से लोग जाते हैं तो उनको बाहरी क्यों बताया जाता है? आ रही हूँ जफर साहब। दिल्ली से, चित्रा जी, दिल्ली से क्या, भारत के किसी भी कोने से कोई भारतीय नागरिक आएगा, संविधान में उसका हक है, वो बंगाल में आए, खाना पीना करे, रहे, व्यापार करना व्यापार करे, नौकरी करना नौकरी करे, जिस मुद्दे से करे, और राजनीति करने भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको मना नहीं करेगा। मगर हम लोग बाहरी उसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान से कोई बाहरी आतंकवादी आता है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, उसे बाहरी कहा जाता है। उसी तरह यही बात तो आपको अपने बड़े नेताओं को विवेक जी समझानी है, लेकिन उस पर नाकाम क्यों हो रही है टीएमसी? ठीक है, जफर साहब आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे, जल्दी से खत्म कीजिए, जल्दी से। अगर बंगाल की अस्मिता को डिस्टर्ब करने के लिए, देखिए चित्रा जी, तो अगर आता है तो इनका जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए आएगा तो फिर उसको बाहरी कहा जाएगा। अब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे बंगाल में बीजेपी में जो काम करने वाले बंगाल के लोग हैं वो बाहरी हो गए। इनका डेफिनेशन ये है कि बीजेपी में काम करो तो वो बाहरी हो गए, तृणमूल में काम करो तो वो अंदरूनी हो गए। ये सब मानसिकता जो है आपको, इसीलिए आपकी जमीन खिसक रही है, ये सब मानसिकता जो आपकी है। भाई वहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं, और हर पार्टी में, आपकी पार्टी रीजनल पार्टी तो आपके बाहर से लोग क्या आ गए, इसीलिए आप कभी शरद पवार को बुलाते हैं, कभी शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाते हैं, कभी आप राहुल गांधी को बुलाते हैं। हमारे पार्टी में बड़े बड़े लीडर हैं, हम नेशनल पार्टी है तो अपने लीडर को भेजते हैं, हम दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाते हैं। और सुन लीजिए एक बात और, कि आप जिस तरह की मानसिकता दिखा रहे हैं वहां पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप बौखलाहट खाली नहीं, घबराहट भी है, और आपको पता चल गया है कि वहां जनता आपको उखाड़ के फेंकने वाली है। इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए अब गिनती के दिन है, काउंटडाउन शुरू हो गया आपका, आपके जाने के दिन है। जाते जाते बस इतना सोच लीजिए कि आप जो क्रिमिनल्स को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, उसको खत्म कीजिए। जो तुष्टीकरण कर रहे हैं वो खत्म कीजिए। आपका जो डेफिनेशन है आपके उनके वहां से भले कोई दागदार हो, बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो बेदाग हो जाएगा। जफर साहब आते ही दूध का धुला हो जाएगा। नहीं चित्रा जी, देखिए मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए सबको पवित्र होना पड़ेगा, अगर वो एजेंसी सिर्फ पवित्र कर सकती, कोई और नहीं। एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन अपनी इंडिपेंडेंट है। अगर वो ममता बनर्जी के पार्टी में कोई रह सकता है एमएलए के तौर पे, और वो आपको रोकना पड़ रहा है। काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है इस बार का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, लेकिन उसी के साथ ही जिस तरह की राजनीति वहां पर आगे बढ़ रही है, ये कौन कौन से और रूप अख्तियार करेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।